एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिसिबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज हम करने वाले हैं पेपर 8 की यूनिट 1.4 जो कि सेकेंड ईयर सिलेबस की है। यूनिट 1.1, 1.2 एंड 1.3 जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यूनिट 1 में मैथड्स ऑफ टीचिंग में सब यूनिट है 1.4 जो कि है टीचिंग इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल। इसके अंदर हम 4 चीज़ों को पढ़ेंगे आज। एस्टैब्लिशिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ TLM एंड टेक्नोलॉजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि ABL एंड कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन यानी कि CCE। एस्टैब्लिशिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फर्स्ट है रेनफोर्समेंट, गिविंग रिवॉर्ड्स एट अकॉम्प्लिशिंग गोल्स। हम क्लास में एज ए टीचर, एज अ स्पेशल एजुकेटर, हम क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे हम उसको डेवलप करेंगे। उसमें फर्स्ट आ जाता है रेनफोर्समेंट, यानी कि बच्चों को रेनफोर्समेंट देकर हम अपनी क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे। रेनफोर्समेंट इन द सेंस कि बच्चों को रिवॉर्ड्स दिए जाएँ उनके गोल्स को कंप्लीट होने पर। जब वो अपने गोल्स को एकॉम्प्लिश कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, तब हमें उन्हें रिवॉर्ड्स देने चाहिए ताकि एज अ रेनफोर्समेंट वो वर्क करे और बच्चा जो है उसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करे, उस एक्टिविटी को करने के लिए भी अपने इंटरेस्ट को डेवलप करे। रेनफोर्समेंट से क्या होगा, जो भी एक्टिविटी आप सिखा रहे हैं उसमें बच्चे के बिहेवियर शो होते हैं। तो बिहेवियर कुछ होते हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर जो कि हमें चाहिए अपनी क्लास में बच्चों के से, और कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होते हैं जो कि हमें अपनी क्लास में नहीं चाहिए। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो रेनफोर्समेंट के थ्रू बच्चे जो होंगे वो अपने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कम करेंगे एंड डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा। सेकेंड इज़ रिवीजन, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू लर्न लॉन्ग टर्म गोल्स। अब जब अपनी क्लास में आप रिवीजन को अप्लाई करेंगे, रिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे, तो आपकी क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा। कैसे? वो बच्चों को लॉन्ग टर्म गोल्स को सीखने में हेल्प करेंगे। जब किसी भी गोल के रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार, किसी भी मुश्किल वर्क को करने के लिए या फिर किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने स्टोर करना है, उसको अगर हम प्रैक्टिस में लाएंगे, बार बार उसके रिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो हमारी मेमोरी में सेट हो जाएगा, जिससे कि बच्चे का लर्न करने की पावर बढ़ेगी, उसको रिमेंबर करने के लिए मेमोराइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। थर्ड इज सीक्वेंस, मेक्स द टास्क ईजी एंड अरेंजेबल। सीक्वेंस भी एक बहुत अच्छा मेथड आपकी क्लास को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब सीक्वेंस में आप वर्क करवाएंगे तो जो टास्क आप करा रहे हैं वो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा और एक अरेंजेबल फॉर्म में वो अप्लाई होगा। जब आप सीक्वेंस में वर्क नहीं करते, आप किसी भी टास्क को पहले करा देते हैं बिना ही सीक्वेंस के, बिना उन चीज़ों को अरेंज करें, तो वो बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिससे कि उनके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स बढ़ते हैं और उससे फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी क्लास पे। बट जब आप अपनी क्लास में सीक्वेंस मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी कि टास्क एनालिसिस को, सो इसको अप्लाई करने से क्या होगा कि आप टास्क को टुकड़ों में बांट के बच्चों से एक्टिविटी करवाओगे, और जब टुकड़ों में बांट कर एक्टिविटी को करवाते हैं तो बच्चों के उसमें इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, बच्चा उस टास्क को आसानी से कर पाता है। एक लेवल से दूसरे लेवल तक बच्चों को पहुंचाने में आसानी होती है, टीचर को भी सिखाने में आसानी होती है और बच्चों को भी सीखने में आसानी होती है। आप इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच को अपना सकते हैं, यानी कि सबसे पहले एक्टिविटी में आप सिंपल टास्क को करवाइए, उसके बाद आप धीरे 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 कॉम्प्लेक्स टास्क तक उस एक्टिविटी को लेके जाइए, यानी कि उसके एंड पॉइंट तक। आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी अपना सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले बच्चों को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपनी क्लास में। उसके बाद आप धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे बच्चों को, वहाँ पर उनके थिंकिंग को डेवलप करेंगे कि वहाँ पर बिना ही रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाए आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट शो कर पाएंगे, बच्चे उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे बिना ही ऑब्जेक्ट्स को देखें। Differentiation, it helps in categorization of content. डिफ्रेंशिएशन भी आपकी क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को डेवलप करने में हेल्प करती है। डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा कि वो चीज़ों को कैटेगराइज करती है। आप जो भी कंटेंट करा रहे हैं उसको कैटेगराइज करने में, उसको बांटने में, उसको क्लासीफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब जब आप दो कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट करके पढ़ाएंगे, बच्चों को उसमें डिफरेंस बताएंगे कि क्या इनमें विभिन्नताएँ हैं, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझने में भी
आसानी होती है। जैसे कि प्याजे ने भी बताया हुआ है कि हमारे ब्रेन में स्कीमाज होते हैं। स्कीमाज जो होते हैं वो एज अ पाउचेस होते हैं हमारे ब्रेन में, जिसमें कि हमारी प्रीवियस नॉलेज स्टोर होती है किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग पाउच होता है, जैसे कोई एजुकेशनल रिलेटेड है, कोई फूड रिलेटेड है, कोई ट्रैवल रिलेटेड है, कोई थिंग्स रिलेटेड है, कोई कलर रिलेटेड है। तो हर एक चीज़ का अलग पाउच होता है हमारे ब्रेन में, स्कीमास स्टोर होते हैं हमारी नॉलेज। इसी तरह जब आप अपनी क्लास में डिफरेंशिएशन मेथड को अपनाते हो तो बच्चों के माइंड में भी वो स्कीमास क्रिएट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज कर लेते हैं कि आप किस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो। उनमें डिफरेंशिएशंस बच्चे आसानी से कर पाते हैं और इसी के कारण क्लास में इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिससे कि आपके क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा। जनरलाइजेशन अप्लाई इन एनी सिचुएशन और एनवायरनमेंट। अब जनरलाइजेशन क्या होता है, जो कुछ भी आपने अपनी एक्टिविटी सिखाई है क्लासरूम्स में बच्चों को, वो एक्टिविटी सेम बच्चे बाहर किसी एनवायरनमेंट में, क्लासरूम से हटके अलग एनवायरनमेंट में अगर बच्चे उनको इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं तो वो जनरलाइजेशन हो जाता है उस एक्टिविटी का, जहाँ पर बच्चे की हेल्प कोई भी नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली उस वर्क को खुद से करते हैं। जब आपकी सिखाई हुई एक्टिविटी को, आपके सिखाए हुए गोल को जब बच्चे इंडिपेंडेंटली अदर एनवायरनमेंट में करते हैं तो वो जनरलाइजेशन होता है, जिससे कि आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी क्लासरूम में। टीचिंग इन रेगुलर स्कूल्स। अब रेगुलर स्कूल्स में अगर आपको टीचिंग करनी है तो उसमें आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा अपनी क्लास में, साथ ही साथ आपको TLM एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब TLM कैसे यूज़ होने चाहिए आपकी क्लास में, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज़ डेवलप इंटरेस्ट, यानी कि TLM ऐसा हो जिससे कि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो उस TLM को देखकर, उस एक्टिविटी को सीखने के लिए। जिस एक्टिविटी को बच्चा सीखना चाहता है वो अच्छे से बच्चा सीख पाएगा सिर्फ और सिर्फ TLM की वजह से। उसे भूले नहीं बच्चा उस एक्टिविटी को। आपको ऐसे TLMs का यूज़ करना है अपनी क्लासरूम में। आप क्लासरूम में किसी भी चार्ट्स के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन का, चार्ट्स का। आप करिकुलम में भी मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं, आप रियल ऑब्जेक्ट्स को भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो TLM का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज़ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह ही वर्क करती है, यानी कि आपके टीचिंग प्रोसेस में आप जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को डिलीवर कर रहे हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके गोल के रिगार्डिंग। आप किसी भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर नहीं करेंगे बच्चों को, जिससे कि कन्फ्यूज़न डेवलप हो। आपको एक क्लियर रखना है अपनी टीचिंग स्किल्स को, और उसमें आपको रेलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, जो कि आपके कंटेंट से ही रिलेटेड होगी। एनहांस लर्निंग स्पीड। जब आप अपनी क्लास में TLMs का यूज़ करोगे तो उससे बच्चों की लर्निंग स्पीड जो होगी वो एनहांस होगी, वो इंक्रीज़ होगी। अब बिना TLM के, आप बिना कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो उतनी तेज़ी से नहीं सीख पाएंगे जितना कि जब आप उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या किसी भी अदर TLM के थ्रू आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट TLMs में ज़्यादा डेवलप होता है। अगर आप बिना उनके पढ़ाते हैं TLMs के तो बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है, तो उसकी जो लर्निंग स्पीड होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि TLM के साथ बच्चा इंक्रीज़ करता है। मेक चाइल्ड क्रिएटिव। जब आप TLMs का यूज़ करते हैं अपनी क्लास में तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स एनहांस होती हैं। जब आप अपनी क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अपनाते हैं, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को कराते हुए आप खुद उस एक्टिविटी को करके दिखाते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया या कोई और भी एक्टिविटी, जब आप उन्हें करके दिखाएंगे तो वो उनको देखकर ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स आर्ट एंड क्राफ्ट या किसी भी अदर एक्टिविटी के रिगार्डिंग उनकी स्किल्स एनहांस होती हैं। तो TLM जो होता है वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। TLMs के थ्रू बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन भी डेवलप होते हैं आपकी एक्टिविटी के थ्रू, आपकी टीचिंग के थ्रू। जो कुछ भी आप उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप TLMs के साथ उन्हें सिखा रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो उसी कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ वो सीखना चाहते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। बट जब आप अगर बिना TLMs के सिखा रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड के को ही अपनाए जा रहे हैं, तो उससे बच्चे क्या होंगे, बोर होंगे, आप उनमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपकी एक्टिविटी के थ्रू, आपकी टीचिंग के थ्रू। एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी क्लास में। लर्न कॉन्सेप्ट एट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब आप अपनी क्लास में TLM का यूज़ करते हैं
तो बच्चे जो होते हैं कॉन्सेप्ट को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच के थ्रू सीखते हैं। धीरे धीरे पहले वो सिंपल टास्क को समझने की कोशिश करेंगे, देन वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टास्क को अचीव करेंगे। तो TLM जो है आपकी टीचिंग लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स टू कॉन्क्रीट। जब आप TLM का यूज़ करते हैं अपनी क्लास में तो आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स ना दिखाकर किसी दूसरे TLM के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि आपने रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाए, तो जब आप सिखा रहे होंगे तो बच्चे जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू ही अपने माइंड में कॉन्क्रीट चीज़ों की इमेज बना लेंगे। नेक्स्ट है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस यूनिट में ABL एंड CCE दो ऐसे मेथड है जो कि आपके एग्जाम में श्योरिटी के साथ आ सकते हैं 5 मार्क्स में, सो इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फादर ऑफ ABL डेविड हॉर्सबर्ग, यानी कि ABL को सबसे पहले कौन लेके आया था? डेविड हॉर्सबर्ग। हिस्ट्री जानेंगे इसकी। इट इज़ स्टार्टेड बाई हॉर्सबर्ग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सबसे पहले हॉर्सबर्ग के द्वारा ही ABL को लाया गया था, और वो कब? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब। He started teaching in Rishi Valley School and joined in the British Council and worked for many years. डेविड हॉर्सबर्ग ने ऋषि वैली स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही, और बाद में उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को ज्वाइन किया था और वहाँ पर कई सालों तक उन्होंने काम भी किया था। आफ्टर वॉलंटरी रिटायरमेंट ही स्टार्टेड नील बाग स्कूल इन कॉलर डिस्ट्रिक्ट। जब उनकी रिटायरमेंट हो गई थी ऋषि वैली स्कूल से, तब उन्होंने एक अपना स्कूल स्टार्ट किया था कॉलर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नील बाग स्कूल के नाम से था, और उसी स्कूल के थ्रू उन्होंने ABL यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को स्टार्ट किया था। इट इज़ एजुकेशनल अप्रोच टू टीच स्टूडेंट्स थ्रू एक्टिविटीज़। ABL क्या है? एक एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें कि टीचर जो होता है बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाता है, पढ़ाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग टास्क और एक्टिविटीज़। ABL एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर टास्क को परफॉर्म करते हैं और किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है जिसमें कि एक्टिविटीज़ ही होनी है सारी, तो वो एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है और उसके ही लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे कि उनके स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। ABL is the methodology where the children of different ages are grouped together in one class and learn at their own pace through teacher. ABL एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बच्चे अलग अलग एजेस के, डिफरेंट एजेस के बच्चे जो होते हैं ग्रुप में कंबाइन किए जाते हैं, एक ग्रुप बनाया जाता है अलग अलग एजेस के बच्चों का, और एक ही क्लास में उन्हें पढ़ाया जाता है, और उस एक ही क्लास में बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती है उनके पेस यानी कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग टीचर्स के द्वारा। टीचर्स उन्हें उनकी लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराएंगे और उन्हें सिखाएंगे। ABL involves learning through listening, doing, thinking, understanding, planning, communicating, interacting, cooperating, प्लेइंग एन्जॉय इन ऑल मैनर। ABL यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हर एक एस्पेक्ट को इन्वॉल्व किया जाता है लर्निंग के, जिसमें कि बच्चे जो होते हैं कैसे लर्न करते हैं? वो लिसनिंग यानी कि टीचर को सुन के सीखते हैं, किसी एक्टिविटी को करके सीखते हैं, डूइंग, अंडरस्टैंडिंग पावर को भी वो इन्वॉल्व करके सीखते हैं, किसी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को पहले से ही प्लान कर लिया जाता है, यानी कि स्टेप्स होते हैं कि इसमें इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी को किया जाता है, तो प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है। बच्चे जब अगर डिफरेंट एजेस के होंगे तो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनके बीच कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, कोऑपरेट करके वो एक दूसरे से सीखेंगे, साथ साथ में वो खेलेंगे भी और जॉय के साथ भी वो उस एक्टिविटी को करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि आप अपनी क्लास में कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों से। ड्रामेटाइजेशन, आप बच्चों से ड्रामा करा सकते हैं जिससे कि बच्चों की इंटरेस्ट जो होंगे वो डेवलप होंगे आपकी क्लास में, वो कुछ ना कुछ आपको देखकर सुनकर सीखेंगे। रोल प्ले, आप रोल प्ले भी करा सकते हैं, जैसे किसी कैरेक्टर के को आप रोल प्ले करा दीजिए या फिर नुक्कड़ नाटक कराइए, जिनसे कि बच्चे इंटरेक्ट करेंगे सोसाइटी से भी और अपने क्लासरूम में भी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी बढ़ेंगी। क्विजेस आप करा सकते हैं, जैसे कि MCQ बेस्ड टेस्ट आप उनके ले सकते हैं, जैसे कि उनके थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग स्किल्स को आप टेस्ट कर सकते हैं। डिबेट्स आप अपनी क्लास में करा सकते हैं, जैसे कि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन, उनकी इंटरेक्टिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी।
डिस्कवरी लर्निंग एंड ऑल। आप अपनी क्लास में बच्चों से डिस्कवरी लर्निंग भी करा सकते हैं, यानी कि उनको एक ऐसे प्रोजेक्ट्स असाइन करके जिनमें कि उनको कंटेंट को खोजना का पड़े, खुद से डिस्कवर करना पड़े। नेक्स्ट आ जाता है CCE, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। ये मस्ट है, आप इसे ज़रूर करके जाइए, या तो ये 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ज़रूर आएगा, और कभी कभी चांसेस होते हैं कि अगर 10 मार्क्स में भी आ सकता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड बी डन ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस, यानी कि जो डेवलपमेंट बच्चे का होगा वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कहीं भी उसका डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, लैक नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो हर एक एस्पेक्ट में। Evaluation, assess the child and to judge or determine the worth, skills and energy। Evaluation के थ्रू हम बच्चे को असेस करते हैं, यानी कि उसके अचीवमेंट्स को असेस किया जाता है, उसे जज किया जाता है, यानी कि उसके स्किल्स का पता लगाया जाता है कि उन्होंने क्या क्या स्किल्स उन्होंने गेन कर ली है, क्या क्या लर्निंग्स बच्चा सीख चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस नॉलेज। इवैल्यूएशन के थ्रू हम एज अ रिज़ल्ट देखते हैं ताकि बच्चे के गैप्स को हम पहचान सकें कि कहाँ पर उन्हें रेमेडियल क्लासेस की नीड है। थ्रू RT Act 2009 एंड इट इज़ क्लोज इन 2017। CCE जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में स्टार्ट किया गया था, 2017 में से क्लोज कर दिया गया था। इसमें बात की गई थी कि बच्चे का जो कॉम्प्रीहेंशन डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, यानी कि हर एक एस्पेक्ट में बच्चे का हर एक एरिया में डेवलपमेंट हो। एकेडमिक परफॉर्मेंस को बच्चे की देखते हुए CCE को लाया गया था, जिससे कि जितना पार्टिसिपेशन पढ़ाई पर किया जा रहा है बच्चों का, उतना ही पार्टिसिपेशन को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी किया जाना चाहिए, उतना ही ध्यान हम उन पर भी दें, और उनके मार्क्स जो हैं वो भी बच्चों के जुड़ते थे एग्ज़ाम्स में। बट इसे 2007 इट इज़ फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी, अफेक्टिव एबिलिटी एंड साइकोमोटर। CCE जो है वो 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी इन द सेंस कि अपनी नॉलेज को आप कैसे एक्वायर कर रहे हैं, कैसे बच्चा उस नॉलेज को सीख रहा है, समझ रहा है, यूज़ कर रहा है, या कैसे उसको रिसीव कर रहा है, कैसे उसे फ्यूचर में वो बच्चा यूज़ करेगा, तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक किया जाता था। देन अफेक्टिव एबिलिटी जो है हार्ट से जुड़ी होती है, यानी कि इमोशन से, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशन सब कुछ आते हैं, हमारी वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, जिनमें कि मोस्टली जैसे लड़कियां होती हैं, वो इमोशंस में थोड़ी वीक होती हैं, यानी कि वो इमोशंस को बहुत जल्दी ही एक्सप्रेस कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इसी तरीके से एथिक्स, वैल्यूज़, हर एक चीज़ जो कि हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है वो अफेक्टिव एबिलिटी होती है। तो इसमें बच्चों की अफेक्टिव एबिलिटी पर भी फोकस किया गया था कि वो कितने मैच्योर हैं, या किस तरीके से अपने इमोशंस को रिसीव कर पाते हैं या दूसरों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। देन साइकोमोटर में जो भी हमारा मोटर फंक्शनिंग है फिजिकल रिलेटेड, उसे साइन देना होता है हमारे ब्रेन को साइकोमोटर के थ्रू। फॉर एग्जांपल दीवार में अगर हमने हाथ मार दिया तो हमें दर्द होता है, और हमारे ब्रेन में वो साइन जाता है कि हमें पेन हुआ, तो ब्रेन में साइन जाना या फिजिकली कोई भी मोटर फंक्शनिंग वर्किंग होना, वो सारा साइकोमोटर का ही काम है। CCE जो है एक रूम टेस्टोनॉमी है। अगर टीचर इन 3 चीज़ों पर फोकस करता है फुल, तो बच्चे का डेवलपमेंट श्योरली होगा। कौन सी 3 चीज़ें? कॉग्निटिव एबिलिटी, अफेक्टिव एबिलिटी एंड साइकोमोटर। अब CCE में कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है, यानी कि कॉन्टीन्यूस जो होगा वो हमारी क्या होगी, डेवलपमेंट हमारा कॉन्टीन्यूस होगा, हमारी लर्निंग हमारी कॉन्टीन्यूस बेसिस पर होती रहेगी। बट कॉम्प्रीहेंशन कैसे होगा, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक में हमारे सारा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स आ जाते हैं, जो कि फॉर्मल होता है हमारी एकेडमिक से रिलेटेड। बट को स्कॉलस्टिक में हमारी सारी लाइफ स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें कि हमारे इमोशंस, हमारे थिंकिंग, हमारा सोशल या हमारे स्पोर्ट्स, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़, जो कुछ भी हमारी एकेडमिक से अलग होती हैं। फॉर्मेटिव जो होता है वो 40% होता है, समेटिव जो होता है वो 60% होता है। पहले क्या होता था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इवैल्यूएशंस नहीं होता ना, लेकिन जब CCE आया तो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू बच्चों को एडमिशन देने लगे, और उसी के तहत हमें बच्चों को
मार्क्स देने होते थे, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते थे। अगर कोई बच्चा अकेडमिक्स लेवल में कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे एडमिशन ही ना दिया जाए, उसे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एडमिशन दिया जाता था क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते थे। बट सीसीई को बंद क्यों किया गया? क्योंकि 2009 से पहले बच्चों की अकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जब सीसीई आया तो बच्चों की अकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो चुकी थी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर ही ध्यान देते थे। उन्हें लगता था कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही हमें एडमिशन मिल जाएगा तो हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो इससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई थी, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इसका, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया था। सो आज हमने टीचिंग इन रेगुलर स्कूल्स में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, टीएलएम्स क्या यूज़ होने चाहिए, एबीएल एक्टिविटी क्या है, सीसीई क्या है, सभी को कवर अप कर लिया। यानी कि 1.4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है आपकी। सो इट इज़ डन फॉर टुडे एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको अदर किसी कंटेंट पे वीडियो चाहिए या कोई अदर हेल्प चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। पेपर 7 की एंड पेपर 8 की यूनिट्स जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखी है सो आप देख सकते हैं। एंड फॉर मोर फर्दर अपडेट्स डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।